हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2025 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर केवल उन बालिकाओं के लिए है जो गृह विज्ञान विषय को लिए हुए हैं और 2025 में 8 मार्च को पेपर देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को कोड याद कर लेना। इस मॉडल पेपर का 823 इजी कोड का वायरल पेपर है। सेम इसी तरह का पेपर आएगा। इस वायरल पेपर से 100% आप 70 में से 65 प्लस बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। इस पेपर में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग जरूर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग, प्रारंभ के 15 मिनट यानी ये जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। ऐसा प्रत्येक विषय में रहेगा। चलिए, निर्देश जरूर पढ़ लेना। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न करने से पहले निर्देश आपको जरूर पढ़ना होगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करना है और ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार आपने उत्तर भर दिया, फिर उसके पश्चात उसको आपको काटना नहीं है, ना ही उसमें इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है। कुछ नहीं करना, जैसा आपने गोला काला कर दिया सो कर दिया, चाहे वो गोला सही हो या गलत हो। काट पीट आपको नहीं करना है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी विवरण दिया रहेगा। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का या 3 या 4 या 5 या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर अपना समय नष्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ते जाना है। खंड आ के इन प्रश्नों को तैयार करके जाओगे तो 8 मार्च 2025 को मेरे प्यारे बच्चों 70 में 65 प्लस जरूर करके आओगे। ध्यान रहे, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प को चुनना है आपको और ओएमआर सीट में गोले को काला करना है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है, यह अप्रत्यक्ष आय है। जमा धनराशि का ब्याज, निःशुल्क आवास,
या वेतन या कृषि से प्राप्त आय। तो अप्रत्यक्ष आय क्या है? निःशुल्क आवास, यानी आप किसी भी नौकरी के अंतर्गत कार्यरत हैं और आपको उसके द्वारा प्राप्त जो आवास यानी रहने के लिए मकान मिला है और वह निःशुल्क है, तो यह क्या है? अप्रत्यक्ष आय है। बाकी जमा धनराशि, आपकी धनराशि यानी आपने पैसा जमा किया है बैंक में, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो यह क्या है? प्रत्यक्ष आय है। क्या है? ये प्रत्यक्ष आय है। वेतन भी प्रत्यक्ष आय है। कृषि से प्राप्त आय भी क्या है? प्रत्यक्ष आय है। लेकिन निःशुल्क जो आवास मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, आने जाने के लिए गाड़ी का प्रबंध जो होता है, ड्राइवर का जो प्रबंध होता है, ये सभी अप्रत्यक्ष आय के क्या हैं? उदाहरण हैं। क्लियर हो गया? याद नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव कहाँ और किस पर पड़ता है? तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों जन स्वास्थ्य पर पड़ता है, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पर पड़ता है, आर्थिक जीवन पर पड़ता है। उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव सभी पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों से बचाव किया जा सकता है। यदि संक्रामक रोग फैल रहा है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, टीकाकरण के द्वारा संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। प्रश्न अगला है, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक होता है? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नेत्रों के लिए विटामिन ए, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेत्रों के लिए विटामिन ए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। कह रहा है 1 ग्राम में होते हैं, तो 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा का जल होता है, तो वर्षा का जो जल होता है यानी पानी, वह बिल्कुल शुद्ध होता है। पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। प्रश्न अगला है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग प्रायः सफेद सूती वस्त्रों पर किया जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप सभी ने किया होगा, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? तो यदि हम भाप के द्वारा भोजन पकाते हैं तो उसके पौष्टिक तत्व क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। प्रश्न अगला है, कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? मेरे प्यारे बच्चों, 8 मार्च 2025 को इस वायरल पेपर से बिल्कुल 100% प्रश्न आएंगे। आप जाकर देख लेना बोर्ड एग्जाम में। कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फेफड़ों की क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक इकाई है, तो इनमें से फेफड़ों की क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? यहाँ पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन सही होगा, वायु कोश यानी कोशिका। प्रश्न अगला है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? मेरे प्यारे बच्चों, नाक, फेफड़े और श्वास नली, ये तीनों क्या हैं? श्वसन तंत्र के भाग हैं। लेकिन यकृत क्या है? ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है? बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है ठंड से बचाव के लिए, या घर से बाहर जाते समय, या ठंडी सेंक देने के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है ठंडी सेंक देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी को तेज ज्वर
या तेज बुखार होता है तो उसे ठंडी सेंक देने के लिए किसका प्रयोग होता है? बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय क्या है? तो शरीर का तापमान देखने का अल्पतम समय है 2 से 3 मिनट। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन प्रश्नों को रट कर जाना, एक एक प्रश्न को क्लियर करके जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्षय रोगी के लिए हानिकारक क्या है? तो क्षय रोगी के लिए क्या हानिकारक होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मसालेदार भोजन। यदि किसी को क्षय रोग है यानी तपेदिक या टीबी है तो उसको मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण तरल यहाँ पर क्या होगा? आहार होगा। पूर्ण तरल आहार है, इनमें से पूर्ण तरल आहार क्या है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, दूध। दूध क्या है? पूर्ण तरल आहार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को कहते हैं पारिवारिक बचत या पारिवारिक आय या पारिवारिक व्यय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, पारिवारिक व्यय। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन बी। यदि हम खाने का सोडा मिलाते हैं किसी भी खाद्य सामग्री में तो उसमें एक पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है जो कि है विटामिन बी। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है, तो इनमें से पारिवारिक बजट का मुख्य घटक कौन सा नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, फैशन। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में अभाव होता है तो शुद्ध जल में रंग का अभाव होता है, गंध का अभाव होता है और स्वाद का भी अभाव होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध जल में किसका अभाव होता है? उपर्युक्त सभी का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इनमें से राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, हैजा रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस तरह के 20 प्रश्न जो आएंगे इसी तरह के आएंगे और ये जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको कितने शब्दों में? 25 शब्दों में लिखना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य हैं? प्रश्न संख्या 21 2 नंबर का आएगा और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 21 से प्रश्न संख्या 26 तक प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। चलिए, पारिवारिक बचत के क्या उद्देश्य हैं, यानी पारिवारिक बचत किस लिए किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। बचत के निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है वृद्धावस्था में सहायता। यदि बचत करते हैं तो वृद्धावस्था में सहायता मिलेगी। और दूसरा, राष्ट्र के विकास में सहायक। तीसरा उद्देश्य है जीवन स्तर उठाने में सहायता। चौथा है आश्रितों की सहायता। पांचवा है भविष्य के आकस्मिक संकट में भी सहायता। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचत के यहाँ पर निम्न उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श कुआं। आदर्श कुआं किसे कहते हैं? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्श कुआं उसे कहते हैं जिसकी दीवारें पक्की होती हैं
और कुएं के ऊपर छावनी होती है। इसका पानी साफ होता है क्योंकि जल अंदर से रिस रिस कर आता है। आदर्श कुआं कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, बाटुलिज्म भोज्य विषाक्तता के क्या कारण हैं? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। बाटुलिज्म विषाक्तता के रूप में भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है। क्या है? एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जो एक जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम संक्रमण के कारण होती है, जो भोजन के माध्यम से या घावों के माध्यम से होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, अस्थि की टूट से आप क्या समझती हैं? तो अस्थि यानी हड्डी की टूट से आप क्या समझती हैं? इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर क्या होगा? जब किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चोट के कारण शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे अस्थि भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अस्थि भंग कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। चिकनाई या तेल का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है? तो चिकनाई या तेल का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जा सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर, घी या तेल लगे वस्त्रों को साबुन या गर्म पानी से धोने पर यह धब्बा आसानी से निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियों को बताना है आपको। शैलियाँ कौन कौन सी हैं? ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का उत्तर होगा भारतीय शैली, विदेशी शैली एवं बुफे शैली। ये भोजन परोसने की विभिन्न शैलियां हैं। चलिए इसके बाद आप देखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्न किस तरह के आएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न होंगे मेरे प्यारे बच्चों। निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं और इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 है, 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 9,000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, यानी जो लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27। इसको कैसे हल करना है आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों? मूलधन कितना है? 9,000 रुपया है और दर कितनी है? 9% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9% दर है और समय कितना है? 4 वर्ष। हमको क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज बराबर एक सूत्र होता है, आप लोग याद कर लेना। साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये सूत्र होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों मूलधन कितना है? 9,000 रुपया है। दर कितनी है? यहाँ पर 9% है। समय 4 वर्ष है और बटे में क्या होगा? 100 होगा। यहाँ एक जीरो काट दें, यहाँ पर एक कटेगा तो ऊपर एक कटेगा। क्या बचा? 90, 9 और 4। तो 90 को हम क्या करेंगे? 9 से गुणा करेंगे। तो 9 का पहाड़ा आप पढ़िए, छोटी कक्षाओं में आपने लगाया होगा इस तरह का सवाल। 9 का पहाड़ा शून्य में जाएगा तो क्या होगा? शून्य। 9 9 81, 810 हो गया। अब इसको 4 से गुणा करेंगे। 4 का पहाड़ा शून्य में लगाएंगे तो 0 आएगा, यानी शून्य आएगा। 4 1 4 और चरवठी
32। यानी कितना आ गया साधारण ब्याज? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर 3240 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है, यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 28 का उत्तर क्या होगा? सामान्यतः क्या होता है? अतिसार का मुख्य कारण अपच होता है। इससे भिन्न पेचिश की उत्पत्ति का मुख्य कारण कुछ जीवाणुओं का संक्रमण होता है। यही कारण है कि पेचिश में प्रायः ज्वर भी हो जाता है। कभी कभी पेचिश में शौच के माध्यम से आव, श्लेष्मा तथा रक्तस्राव भी हो जाता है। जहाँ तक अतिसार का प्रश्न है, उसमें क्या होता है? इस प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। अतिसार की दशा में प्रायः बच्चों को अधिक संख्या में तथा पतले दस्त होते हैं, जिससे बच्चा प्रायः क्या होता है? कमजोर होने लगता है। ये अंतर है पेचिश और अतिसार में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कह रहा है मियादी बुखार के रोगी को पोषणीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी मियादी बुखार के रोगी को किस तरह का पोषण देना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मियादी बुखार के अंतर्गत इस रोग में आंतों में घाव हो जाते हैं, अतः रोगी को पूर्ण विश्राम के साथ साथ पहले केवल तरल खाद्य दिया जाता था, जैसे दूध का फटा पानी तथा फलों का रस। किंतु आजकल चिकित्सक सामान्यतः सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का प्रयोग कम से कम हो तथा हल्की, मुलायम और सुपाच्य चीजें दी जाएं। अंडा और अच्छी तरह पका मांस भी दिया जाता है। इस रोग में लावे का पानी या लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है। स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में भी अच्छे पौष्टिक भोजन का ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई किट क्या है? सिलाई किट की आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए एवं उसका प्रयोग लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैली सहित संयुक्त रूप को सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई के किट में फीता, इंच टेप यानी फीता को इंच टेप भी कहते हैं, कैंची, मिल्टन चौक, स्क्वायर, मेज या चौड़ा पटरा, ड्राफ्टिंग के लिए कपड़ा, धागे, पिने, सुई, अंगुलिस्ताना, प्रेस यानी इस्त्री आदि वस्तुएं रखी जाती हैं। ये समस्त वस्तुएं सिलाई के काम में आने वाली प्रमुख सामग्री हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की क्या उपयोगिता है? यानी कृत्रिम श्वसन क्यों प्रदान किया जाता है? प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना। चलिए इसका उत्तर बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूं मैं। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। किसी कारणवश यदि फेफड़ों में स्वच्छ एवं ताज़ा वायु का आना जाना कम हो जाए या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिति आ जाती है या आ सकती है। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के फेफड़ों में किसी कृत्रिम विधि द्वारा स्वच्छ तथा ताजी ऑक्सीजन युक्त वायु को भरा जाना ही क्या है?
कृत्रिम श्वसन है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रयासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की कृत्रिम श्वसन क्रिया को चलाना ही कृत्रिम श्वसन क्रिया है। कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सक की इच्छा एवं प्रयासों पर निर्भर करती है। कभी कभी कृत्रिम श्वसन के अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कृत्रिम श्वसन की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। सिल्वेस्टर विधि, सेफर्स विधि और लाबोर्ड विधि। तो इस तरह से आपने देखा लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर। इसके बाद आप लोगों को इन दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी तैयार कर लेना है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर आपको लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 जिसे आपको जरूर तैयार कर लेना है। घर की आंतरिक सजावट से क्या तात्पर्य है? घर की आंतरिक सजावट के लिए किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों? प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न है 33, बेबी फ्रॉक के लिए मानक नाप। यहाँ पर क्या होगा? मानक नाप लिखिए एवं फ्रॉक की ड्राफ्टिंग भी कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण के कारण व रोकथाम के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है 34, पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का पेपर आएगा और इस वायरल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च को बिल्कुल 100% प्रश्न आएंगे। आप इस पेपर को जरूर तैयार करके जाना और 70 में 65 प्लस पक्का करके आओगे। जय हिंद।